नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। देहरादून से ये बड़ी और अहम अपडेट, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की आज महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। देहरादून जिले के विकास कार्य और योजनाओं को लेकर मंथन किया जाएगा। विकास कार्य और योजनाओं को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अहम बैठक को लेकर यह बड़ी और अहम खबर। देहरादून जिले के विकास कार्य और योजनाओं को लेकर मंथन किया जाएगा और इस दौरान अधिकारियों से फीडबैक लिए जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की आज महत्वपूर्ण बैठकें प्रस्तावित हैं। देहरादून जिले के विकास कार्य और योजनाओं को लेकर मंथन किया जाएगा। विकास कार्य और योजनाओं को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लेंगे सीएम धामी। देहरादून जिले के विकास कार्य और योजनाओं को लेकर मंथन किया जाएगा। ये बड़ी और अहम अपडेट सामने। विकास कार्य और योजनाओं को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी की आज महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। देहरादून जिले के विकास कार्य और योजनाओं को लेकर मंथन किया जाएगा। विकास कार्य और योजनाओं को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अंकिता भंडारी केस से जोड़ने वाली पोस्ट हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, कानूनी कार्रवाई अपने स्तर पर चलती रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट का भी निर्णय आया है। अन्य जो आवश्यक कानूनी चीजें हैं उस पर हम विमर्श कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। कि कानूनी कार्रवाई अपने स्तर पर चलती रहेगी, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट का भी निर्णय आया है। यहाँ भी एसआईटी जांच कर रही है और हम अन्य भी जो कानूनी जरूरी चीजें हैं उस पर हम पूरी तरह से विमर्श कर रहे हैं और विमर्श करने के बाद उस पर हम अपने स्तर से जो सरकार के स्तर पर निर्णय लेना है, जो अंकिता के माता पिता का जो हमको कहा है उस पर हम निर्णय लेंगे। लेकिन कानूनी कार्रवाई अपनी तरफ चलती रहेगी। हाँ, यह है कि जिसके कारण से प्रदेश का पिछले 15 दिनों से ज्यादा समय तक समय बर्बाद हुआ है। राज्य की इतनी सारी योजनाएं चल रही थी, लोगों को उससे भ्रमित करने का काम हुआ है, लोगों को रोकने का काम हुआ है, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से अवरोध पैदा करने का काम हुआ है। तो उन्हें उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार लोग। हरिद्वार के ज्वालापुर इंटर कॉलेज में उत्तरांचल पंजाबी समाज की ओर से आयोजित लोहड़ी मेला कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पारंपरिक लोकगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से लोहड़ी का उल्लास दिखा। वहीं राज्यपाल ने पंजाबी समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान, कोविड काल में सेवा कार्यों की सराहना की और पूरे समाज को बधाई दी। यहाँ के जो पंजाबी महासभा है उन्होंने लोहड़ी का पर्व मनाया। आज एक बहुत बड़ा संदेश हरिद्वार के पंजाबी समाज ने पूरे विश्व में, पूरी मानवता में दिया है कि किस प्रकार हमको अपने हर एक पर्व को, उत्सव को किस उल्लास के साथ, किस उत्साह के साथ मनाना चाहिए। आज यहाँ पर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही वाइब्रेशन दिखाई दे रही थी। आज जो एक संदेश यहाँ से गया है कि भारत की जो पहचान है वो हमारी संस्कृति, हमारे सिविलाइजेशन, हमारे जो मूल्य हैं, जो हमारे मॉरल एथिक्स हैं, जो हमारे त्योहार हैं, उनको मनाने के अंदर में पहला तो हम हरिद्वार में हैं, हरि के द्वार में हैं और वहां पर ऐसी भावना जिसके अंदर में समरसता, हम सबके लिए औरों की सेवा कैसे करें, हम औरों का कल्याण उसमें क्या करें और अपना कर्म कैसे करें। आज मैंने पूरे हरिद्वार के पंजाबी समाज को, पूरी मानवता की तरफ से धन्यवाद दिया, क्योंकि कोविड के समय में जो आपने कार्य किया था वो बिल्कुल अद्भुत था। रुक करेंगे देहरादून से बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। देहरादून से ये बड़ी खबर सामने। कुमारी शैलजा का आज उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित। कुमारी शैलजा आज कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगी, पॉलिटिकल अफेयर बैठक में शामिल होंगी। बैठक के बाद प्रेस वार्ता करेंगी शैलजा। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बैठक के बाद प्रेस वार्ता करेंगी शैलजा। ये बड़ी और अहम अपडेट। कुमारी शैलजा का आज उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। आपको बता दें, कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगी कुमारी शैलजा, पॉलिटिकल अफेयर बैठक में शामिल होंगी। वहीं बैठक के बाद प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगी कुमारी शैलजा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। कुमारी शैलजा के आज उत्तराखंड दौरे को लेकर ये बड़ी और अहम अपडेट। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगी कुमारी शैलजा। ये बड़ी और अहम जानकारी। पॉलिटिकल अफेयर बैठक में शामिल होंगी।
वहीं बैठक के बाद प्रेस वार्ता करेंगी शैलजा। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने कुमारी शैलजा के उत्तराखंड दौरे को लेकर, ये बड़ी और अहम अपडेट। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगी आज कुमारी शैलजा। ये बड़ी और अहम जानकारी, अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बैठक के बाद प्रेस वार्ता करेंगी कुमारी शैलजा। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने। बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी। पॉलिटिकल अफेयर बैठक में शामिल होंगी कुमारी शैलजा। ये बड़ी और अहम अपडेट सामने, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कुमारी शैलजा के उत्तराखंड दौरे को लेकर ये बड़ी और अहम अपडेट। कुमारी शैलजा आज उत्तराखंड दौरे पर रहने वाली हैं। पॉलिटिकल अफेयर बैठक में शामिल होंगी और साथ ही इस दौरान प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगी। बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगी कुमारी शैलजा और प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। देहरादून से तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, कुमारी शैलजा आज उत्तराखंड दौरे पर रहने वाली, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी पूरी खबर पर? जी अमन, बिल्कुल उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रही हैं और आज यहां पर वो कुछ ही देर में जो है पहुंच जाएगी और इसी के बाद जो है पॉलिटिकल अफेयर की मीटिंग में वो प्रतिभाग करेंगी, जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और उस मीटिंग के बाद जो है वे कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगी। काफी लंबे समय के बाद कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का उत्तराखंड दौरा लगा है, तो ऐसे में यह दौरा काफी अहम भी माना जा रहा है। कार्यकर्ताओं में के लिहाज से भी काफी अहम दौरा उनका माना जा रहा है। कार्यकर्ताओं का कितना मनोबल बढ़ेगा और यहाँ से क्या जो है रणनीति तैयार करके वो चाहती हैं और कार्यकर्ताओं को क्या मंत्र कुमारी शैलजा यहाँ पर आज देती है और उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी को जो आगामी अभियान कांग्रेस पार्टी के केंद्र से लेकर प्रदेशों में तमाम चलेंगे, जिसमें कि मनरेगा को लेकर जो नाम बदला गया है उसको लेकर के भी जो अभियान की शुरुआत आज से कांग्रेस पार्टी की हुई है, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर क्या रणनीति तैयार की जाती है और इसी के साथ ही प्रदेश में जो तमाम इशूज चल रहे हैं उस पर कांग्रेस पार्टी का आगे किस तरीके का स्टैंड रहता है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरती है, इसको तमाम चीजें देखने वाली होंगी। और आखिर जब वो यहाँ पर पहुंचेंगी तो कार्यकर्ताओं को क्या कुछ सलाह देंगे और किस तरीके से क्या मंत्र देकर जाती है, वो तमाम चीजें देखने वाली होंगी। बैठक के बाद प्रेस वार्ता करेंगी कुमारी शैलजा। ये बड़ी और अहम जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगी कुमारी शैलजा। ये बड़ी और अहम अपडेट सामने, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पॉलिटिकल अफेयर बैठक में शामिल होंगी, वहीं बैठक के बाद प्रेस वार्ता करेंगी कुमारी शैलजा। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने। और रुक करेंगे हरिद्वार से अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट हरिद्वार से सामने। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर यह बड़ी खबर। अंकिता भंडारी हत्याकांड में ऑडियो वायरल मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून के बाद आज हरिद्वार पहुंची हैं उर्मिला सनावर, पुलिस के सामने पेश होंगी और हरिद्वार में बयान दर्ज कराएंगी। आपको बता दें एसआईटी उर्मिला सनावर से गहनता से पूछताछ करेगी। उधर सुरेश राठौड़ भी बयान दर्ज कर सकते हैं। सुरेश राठौड़ ने हर संभव सहयोग की बात कही थी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट देहरादून के बाद आज हरिद्वार पहुंची हैं उर्मिला सनावर, पुलिस के सामने पेश होंगी। हरिद्वार में बयान भी दर्ज कराएंगे। आपको बता दें एसआईटी गहनता से पूछताछ करेगी इस पूरे मामले को लेकर। उधर सुरेश राठौड़ भी बयान दर्ज कर सकते हैं। सुरेश राठौड़ ने हर संभव सहयोग की बात कही थी। ये बड़ी और अहम जानकारी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में ऑडियो वायरल मामले को लेकर ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। देहरादून के बाद आज हरिद्वार पहुंची उर्मिला सनावर, पुलिस के सामने पेश होंगी और साथ ही हरिद्वार में बयान दर्ज कराएंगी उर्मिला सनावर। ये बड़ी अपडेट सामने। एसआईटी उर्मिला सनावर से गहनता से पूछताछ करेगी और उधर दूसरी तरफ सुरेश राठौड़ भी बयान दर्ज करा सकते हैं। सुरेश राठौड़ ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया था। अंकिता भंडारी हत्याकांड में ऑडियो वायरल मामले को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने। हरिद्वार से तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हर्ष सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, हरिद्वार में बयान दर्ज कराएंगे उर्मिला सनावर, ये बड़ी और अहम जानकारी सामने, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी पूरी खबर पर?
जी बिल्कुल अमन, मैं आपको बता दूं, ऑडियो वायरल का ये पूरा मामला है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड की राजनीति में इस समय उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर ये प्रकरण के बीच कहीं ना कहीं ऑडियो वायरल का ये पूरा मामला है। देहरादून के बाद आज हरिद्वार पुलिस के सामने बयान दर्ज कराएंगी उर्मिला सनावर। एसआईटी उनसे गहन पूछताछ कर सकती है, क्योंकि जाहिर है इस पूरे ऑडियो मामले के बाद कहीं ना कहीं सियासी जो उठक पटक है वो लगातार उत्तराखंड में जारी है। तो आज देहरादून में कल उनकी मौजूदगी थी, वो एसआईटी के सामने कल पेश हुई थी। अब हरिद्वार में एसआईटी उनसे गहन पूछताछ करने वाली है और उस पूरे मामले के बाद हरिद्वार पुलिस के समक्ष पेश होकर वो अपने बयान दर्ज कराएंगी। और सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो ऑडियो की जो क्लिप है उसे भी वो एसआईटी को सौंप सकती है। बताया ये जा रहा है कि सुरेश राठौर और जो उर्मिला की बातचीत से जुड़े जो ऑडियो क्लिप हैं हरिद्वार पुलिस को वो आज सौंपेंगे, और जिसके बाद जांच का ये अहम हिस्सा माना जा रहा है। इस मामले के बाद अंकिता भंडारी से संबंधित जो ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए थे उर्मिला सनावर ने, बुधवार को पुलिस से उनकी कई घंटे की पूछताछ हुई थी, जिसके बाद आज हरिद्वार में एसआईटी के जो प्रभारी हैं उनके सामने वो पेश होंगी। वहीं अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी व माता उनकी सोनी देवी ने भी कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर मुलाकात की है। उर्मिला की अगर बात करें तो वीडियो में उर्मिला ने स्पष्ट किया है कि कल दोपहर 12 से 6 बजे तक पुलिस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उनसे पूछताछ की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने एसआईटी का पूरा सहयोग किया है। अब उसके बाद उर्मिला सनावर ने स्पष्ट कहा है कि वो कल यानी कि आज हरिद्वार में एसआईटी के समक्ष पेश हो सकती है। सनावर ने ये भी कहा है कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि राजनीति से उनको जोड़कर देखा जा रहा है। कोई कह रहा है कि उन्हें कांग्रेसी है या इस प्रकार की जो भी उन्होंने बातें कही है वो लगातार सबके सामने है। वहीं उधर सुरेश राठौर की अगर बात करें तो वो भी आज हो सकता है पुलिस के सामने पेश होकर अपने बयान दर्ज करा दें, क्योंकि हाल ही में सुरेश राठौर का भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि वो जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज उर्मिला सनावर हरिद्वार में एसआईटी के सामने पेश होकर इस पूरे मामले पर अपने बयान दर्ज करा सकती हैं, जिस पर उत्तराखंड की नजर बनी हुई है। और राजनीतिक हालात से अगर देखें तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में सियासी हंगामा इस पूरी खबर पर लगातार जारी है। वहीं साथ ही हर्ष जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि स्वामी दर्शन भारती के हस्तक्षेप के बाद से कैसे इस पूरे मामले का रुख बदल गया, क्योंकि स्वामी दर्शन भारती भी पूर्व विधायक सुरेश राठौर का नाम ले चुके हैं और जिस तरह से पूरा घटनाक्रम फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है इसमें कहीं ना कहीं पूर्व विधायक सुरेश राठौर की मुश्किलें बढ़ने लगी। देखिए, निश्चित रूप से दर्शन भारती का भी इसमें अहम रोल माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दर्शन भारती ने जिस तरीके से सुरेश राठौर जो भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित पूर्व विधायक है उन पर गंभीर जो आरोप लगाए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं दर्शन भारती के आरोपों को लेकर भी यहाँ पर पूरा जो बखेड़ा है वो यहाँ पर उत्तराखंड की राजनीति में खड़ा हो चुका है। और उसके बाद कहीं ना कहीं अब सुरेश राठौर, क्योंकि जो दर्शन भारती हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उर्मिला पर दबाव बनाया गया था कि वो इस तरीके से एक नाम ले जिसके बाद उस वीआईपी का नाम उस वरिष्ठ नेता के साथ जोड़कर देखा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं अब सुरेश राठौर से भी इस मामले में पूछताछ होगी और दर्शन भारती जो कहा है उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी भूमिका भी पूरे बातचीत में अहम हो जाती है। अब देखना होगा कि आज उर्मिला सनावर जब हरिद्वार आती हैं और एसआईटी के सामने पेश होती है तो किस प्रकार की भूमिका उनकी रहने वाली हो और जांच में आगे ये जो बयान होंगे ये कहीं ना कहीं आगे इस पूरी जांच में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। अमन, पुलिस के सामने उर्मिला सनावर पेश होंगे, हरिद्वार में बयान दर्ज कराएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष तमाम जानकारी के लिए। उर्मिला सनावर से एसआईटी गहनता से पूछताछ करेगी, उधर सुरेश राठौर भी बयान दर्ज कर सकते हैं। उनको एक बेस बनाया गया सिर्फ और सिर्फ एक एसआईटी जांच बिठाने के लिए और निराधार है वो मुकदमे लेकिन मेन उद्देश्य जो हमारा वो है अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए आए हम और उसके सबूत लेके आए हम। तो उनके माता-पिता ने वहीं बीते दिन उर्मिला सनावर देहरादून में पुलिस के सामने पेश हुई, जिसके बाद एसपी अजय सिंह का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, देहरादून जनपद में 2 प्रकरण इस ऑडियो वीडियो को लेकर दर्ज थे और इसमें थाना नेहरू कॉलोनी और थाना डालनवाला में, और चूंकि वो लगातार नोटिस दिए गए थे, नोटिस उपरांत श्रीमती उर्मिला जी यहाँ पर अपने बयान कल भी चौकों को दर्ज कराए। सभी समस्त बयान और जो भी साक्ष्य दिए गए हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत सारे बयान दर्ज किए गए और उनसे काफी सारे सवाल किए गए, साक्ष्यों के लिए भी बताया गया। तो जो भी साक्ष्य दिए गए, जो सोशल मीडिया पर जो चीजें वायरल थी, जो ऑडियो क्लिप वायरल थी, उस संबंध में उनके द्वारा दिया गया, जिसको पेन ड्राइव में लेकर एफएसएल भेजा जाएगा। अन्य कोई भी ऐसा साक्ष्य पूछने पर जो इस घटना से संबंधित नहीं दिया गया, इस संबंध में आगे की पूछताछ के लिए जरूरत पड़ेगी तो पुनः जो है इनको बुलाया जाएगा।
सर, दिए गए बयान और सोशल मीडिया पर किए गए दावों को लेकर के क्या कोई विरोधाभास सामने आया? देखिए, जो चीज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, जो चीज़ जो एक वायरल जो ऑडियो क्लिप्स है, उस संबंध में वही चीज़ें उनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। अन्य कोई साक्ष्य किसी घटनाक्रम से प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिए गए, और वो भी जो क्लिप्स हैं वो भी उसमें देखा गया कि वो अलग अलग समय में बनी थी और जोड़ के एक लंबी क्लिप को वायरल किया गया था। इस संबंध में पूछताछ की गई, चूंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और आगे भविष्य में क्योंकि जो भी मुकदमा थाना डालमाल पर श्री दुष्यंत गौतम जी द्वारा लिखवाया गया उसमें एक आपराधिक षड्यंत्र की बात भी कही गई है, तो उस एंगल से भी पुलिस इसमें जांच कर रही है। किसी वीआईपी के नाम का इस पर कोई ठोस साक्ष्य मिला? नहीं, ऐसा कोई भी साक्ष्य ऐसा प्रस्तुत नहीं किया गया, सिर्फ एक वार्तालाप दी गई है। उस वार्तालाप में जो दूसरा पक्ष है उसको भी बुला के इसमें बयान दर्ज किए जाएंगे, किन परिस्थितियों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। खटीमा में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी देवेश शासनी की अध्यक्षता में दर्जा मंत्री उत्तम दत्ता और स्थानीय प्रतिनिधियों ने शिविर में स्टॉलों का निरीक्षण किया। वहीं 1538 लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला और 82 शिकायतें दर्ज कराई गई, जिसमें से 10 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों के लिए अधिकारियों को त्वरित समाधान और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। ये सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आज एक कहावत चरितार्थ हो रही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देर से ही सही 4 साल बाद जो है कि सरकार जन जन के द्वार पहुँच तो रही है 4 साल का कार्यकाल पूरे करने के बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज यहाँ पर सीडीओ साहब आए और काफ़ी समस्याओं का निस्तारण हुआ, लेकिन ये समाधान नहीं है। मैंने सीडीओ साहब से भी कहा, भी समाधान ये है कि जो लोग आपकी उपस्थिति में यहाँ निस्तारण के लिए आ रहे हैं उनकी समस्याएं विभाग वहीं क्यों नहीं निस्तारण कर रहा है। तो हमें ये जो सिस्टम है इसको प्रतिदिन जो लोग समस्या लेकर आ रहे हैं उनके समाधान के लिए जो है कि तैयार करना चाहिए। सिर्फ हम कैंप लगाएं उस समय ये सब काम हो तो वो मुझे लगता नहीं कि जनता को पूर्ण रूप से राहत मिल जाएगी। इसमें आपने देखा गया कि जॉब कार्ड्स भी बनाए गए, हमारे द्वारा पेंशन के प्रपत्र का फॉर्म भी भरा गया, आधार कार्ड अपडेट किए जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, दिव्यांगजनों को स्पेशल घरों से ढूंढ के लाया गया और यहाँ पे उनके आज दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बने हैं। और कुछ जो जिनके दिव्यांग प्रमाण पत्र हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की ज़रूरत है तो उनके लिए कैंप की शिविर की डेट भी फिक्स कर दी गई है। और जो हमारा खटीमा का हॉस्पिटल है उसमें उनके दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बनाए जाएंगे। तो इसी तरह में आज काफ़ी यहाँ पे सोल्यूशंस दिए गए हैं और आने वाले दिनों में भी ऐसे हमारे न्याय पंचायत स्तर के शिविर लगते रहेंगे एंड लोगों को हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई स्कीम्स के द्वारा लाभान्वित किया जाएगा। देहरादून में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की उत्तराखंड चैप्टर की ओर से फिक्की फ्लो कन्वेंशन 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। सम्मेलन की थीम द पावर टू एम्पावर, महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण, उद्यमिता, सरकारी सहभागिता और सतत आजीविका के अवसरों पर केंद्रित है। इस दौरान चेयरपर्सन डॉक्टर गीता खन्ना ने महिला उद्यमिता को राज्य और देश के आर्थिक विकास की रीढ़ बताया और डिजिटल अवेयरनेस पर जोर दिया। देखिए, ये फिक्की फ्लो का कार्यक्रम, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड चैप्टर की तरफ से हमने एक एनुअल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करी है, जिसमें हम ग्रास रूट के वर्कर्स जो उद्यमिता से जुड़ना चाहती हैं, जो अपना कार्य शुरू करना चाहती हैं, उनको हमने साथ में जोड़ा। विनोद उनियाल जी जो राज्य मंत्री हैं उद्यमिता के, उनको हमने यहाँ पे इनवाइट किया है इस पैनल डिस्कशन में अध्यक्षता करने के लिए, ताकि सरकार कैसे कैसे हैंड होल्डिंग कर रही है और उद्यमिता में वो बता सके। मुकेश भाई जी जो कि अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं आयोग के, वो उनको हमने यहाँ इनवाइट किया क्योंकि हम वो भी जानकारी दे रहे हैं कि सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट कैसे कैसे वंचित समाज को मेन स्ट्रीम करने में अपनी सहभागिता कर रहा है। तो फ्लो जो है एंटरप्राइजिंग औरतों का समूह है, इसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है, 22 चैप्टर है। उत्तराखंड चैप्टर की अध्यक्ष होने के नाते इस साल पहली बार से मैंने इस आयोजन की शुरुआत की। बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और मीडिया से बातचीत में एसआईआर के ड्राफ्ट रोल पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जी राम जी अधिनियम भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रभावी है और कांग्रेस परिवार के लाभ के लिए योजनाएं चला रही है। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। देखिए, एसआईआर कहीं देखें तो ये चुनाव आयोग का काम है, लेकिन हम राजनीतिक दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग जो एसआईआर का काम कर रहा है उसको धरातल तक हम पहुंचाएं। ये सही बात है कि फर्स्ट फेज का जो रिजल्ट आया है, जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है, ड्राफ्ट रोल आया हम लोग के सामने, उसमें करीब 2 करोड़ 88 लाख लोगों का नाम है। उसमें 1 करोड़ 28
1,28,00,000 जो शिफ्टेड वोटर वाले हैं, इसी प्रकार से विभिन्न डाटा उसमें है। हम सब कार्यकर्ताओं से अपील भी करते हैं और हम सब उसके बीच में भी जा रहे हैं कि जो ड्राफ्ट रोल आया है उसको लेकर के हर बूथ तक जाएं और हर बूथ पे जांच करें कि जो ड्राफ्ट लिस्ट में सूची आई है उसमें लोग शिफ्ट हुए हैं कि नहीं, मरे हैं कि नहीं, मृत्यु हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर वो मैपिंग पे नहीं आ रहे हैं तो उसकी जांच करके ज्यादा से ज्यादा लोगों का किसी का भी नाम छूटने ना पाए उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर से ये चिंता का विषय है और इसीलिए हमारे सभी कार्यकर्ता अपने बूथ स्तर पर जाकर एक एक बूथ पर जाकर और हमारे BLA 1 BLA 2 मिल करके इसको जांचेंगे कि किसी का नाम गलत तरीके से तो नहीं हटाएगा। देखिए SIR ये चुनाव आयोग का प्रक्रिया है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और SIR कोई पहली बार नहीं हो रही है, ये 8वीं बार हो रहा है। और अभी आप देखे होंगे कि बिहार में भी SIR हुआ और कई प्रदेशों में भी SIR चल रहा है और बहुत ही निष्पक्ष तरीके से आप सब मीडिया के जन हैं, जिस प्रकार से काम चल रहा है आप सबके आंखों के सामने ही चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो कई बार डेट बढ़ा, आर्थिक या सामाजिक लाभ नहीं दे पा रहे, इसलिए हमारी सरकार ने BBG राम लेकर के हम बिल लेकर के आए और इस योजना में जो कमी थी सबसे बड़ी कि जो अधिनियम था उसमें जांच की समुचित व्यवस्था ना होने के कारण इसका पैसा गलत इस्तेमाल हो रहा था। हम पूरे देश में जाते थे, कई प्रदेशों में ये सूचना भी मिली और ऑडिट रिपोर्ट में भी आया कि जो काम नहीं होना चाहिए था वो भी होता था, बड़ा काम जो होता था उसको पार्ट में करके उसको लोगों को व्यक्तिगत लाभ देने का काम किया जाता। और आप देखे होंगे कि इसी के नाते हमारी सरकार ने कई प्रदेशों का बजट भी रोकने का काम किया क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में वहां पे दिक्कतें आ रही थी और उसको उस प्रदेश का पैसा देने से मना भी किया है क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट उसकी गलत थी। नकली जॉब कार्ड बनाए जा रहे थे, बढ़ा चढ़ाकर हाजिरी दी जाती थी, श्रमिकों को आंशिक भुगतान नहीं हो पाता था, बड़े काम को छोटे काम में बांटकर किया जाता था, एक ही कार्य को कई बार कार्य करके उसको दिखाने का भी काम किया जाता था। कृषि के पीक टाइम पे भी अगर आप देखें तो हमको एक बहुत बड़ा समस्या था कि हम लोगों को आता था कि साहब उस समय मजदूर नहीं मिलते और इसके बारे में हमारे केंद्रीय मंत्री जो उस समय के थे शरद पवार जी ने कई बार चिट्ठी जयराम रमेश जी को लिखा कि इसमें इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर इस बिल में अगर आप देखेंगे तो व्यवस्था हम लोगों ने किया है कि किसी कार्य के समय निश्चित तौर से वो उस समय मनरेगा काम को रोका जाए और इसको प्रदेश स्तर पर प्रदेश को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अपने मौसम विभाग से और खेती के समय के अनुसार 60 दिन का वो गैप कर सकते हैं, 20-20 दिन का पार्ट में भी वो गैप कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता।